जरूरी नहीं है कि केवल चिरागों से घर रोशन होते हैं, आप चाहें तो शिक्षा से भी घर रोशन कर सकते हैं। ये सुनने में केवल दो लाइनें लग रही हैं, लेकिन इसकी सार्थकता आप खुद का आकलन करके कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज का हमारा लेक्चर नंबर 35, सब्जेक्ट है ECD एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के IT और CS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। आज का जो तारीख है वो है 26 अप्रैल 2020। आज हम देखने जा रहे हैं वाई कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड, वाइडली यूज्ड और मोस्टली यूज्ड एज एम्पलीफायर। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग हम लोग एम्पलीफायर के तौर पे क्यों करते हैं, ज़्यादातर क्यों करते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने DC बायस देखा, उसको हम लोगों ने ऑपरेटिंग किया ऑपरेटिंग पॉइंट में। सो शुरू करते हैं कॉमन। तो पहले ये शुरू करते हैं कि एम्पलीफायर किसको बोला जाता है। जस्ट सी द बेसिक व्हाट इज एम्पलीफायर। सो द मेन यूटिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर लाइज इन इट्स एबिलिटी टू एम्पलीफाई वीक सिग्नल। तो ट्रांजिस्टर का मेन उपयोग क्या होता है कि उसकी समर्थता होती है एम्पलीफाई करने की। कौन से सिग्नल को? वीक सिग्नल को। तो कोई ट्रांजिस्टर वीक सिग्नल को कितना एम्पलीफाई कर रहा है, ये उसकी सार्थकता होती है कि वो एम्पलीफाई करने में कितना समर्थ है कोई ट्रांजिस्टर। वो उसका उपयोगिता को बताता है या फिर प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं, इफ़ यू कनेक्ट ट्रांजिस्टर विथ पैसिव कंपोनेंट्स, अगर हम ट्रांजिस्टर को पैसिव कंपोनेंट की सहायता से कनेक्ट करेंगे, RLC एंड ए बाइसिंग बैटरी देना पड़ेगा वोल्टेज को, उसको वोल्टेज देने के लिए उसमें बैटरी लगाना पड़ेगा। सो सच ए सर्किट इज देन कॉल्ड एन एम्पलीफायर। तो उस सर्किट को हम लोग बोलते हैं एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर को ये पूछे, सो दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, सम पैसिव कंपोनेंट एंड बाइसिंग बैटरी इज कॉल्ड एम्पलीफायर। So, thus an amplifier is an electronic circuit that is capable of amplifying or increasing the level of signals. तो एम्पलीफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि सिग्नल के लेवल को इंक्रीज करने में या बढ़ाने में समर्थ होता है, कैपेबल होता है, समर्थ होता है। उस सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने में या एम्पलीफाई करने में, सिग्नल के लेवल को या एम्पलीट्यूड को बढ़ाने में समर्थ जो होता है, उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बोलते हैं हम amplifier. So very often a single transistor amplifying stage is not sufficient. एक केवल स्टेज जो है कॉमन एम्पलीफायर मीन्स कॉमन एमिटर का, अगर मैं एक सिंगल स्टेज ले रहा हूँ तो उतना वो सफिशेंट नहीं होता है, ठीक है, एम्पलीफाई करने के लिए। एक ही एम्पलीफाइंग स्टेज को अगर लूँ तो उतना समर्थ नहीं होता है। तो अगर एक स्टेज अगर समर्थ नहीं है तो क्या करेंगे, उसमें दूसरा स्टेज जोड़ेंगे। तो ये पहला स्टेज, ये दूसरा स्टेज मान लो। So, in almost all applications, we use a number of amplifiers stage that is connected one after another. तो मेनली सभी एप्लीकेशंस में, सभी अनुप्रयोगों में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज उसमें जोड़ते हैं उसी के आगे, दैट इज कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये पहला स्टेज है, मान लो 1S बोल रहा हूँ, तो ये दूसरा स्टेज है 2S। सो इसमें अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, द सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड, जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, जैसे ये सिग्नल है, वीक सिग्नल है, इसको एम्पलीफाई करना है, दैट इज फीड टू द इनपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज के इनपुट पे क्या दूंगा, जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है वो वाला सिग्नल दूंगा। तो जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है उसको पहले स्टेज के इनपुट में देंगे, उसी को बोल रहा है इस लाइन में। दूसरे लाइन में बोल रहा है द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज, आउटपुट है इसका फर्स्ट स्टेज का, मान लो VI लिख देते हैं इसको। फर्स्ट स्टेज का आउटपुट VI है, फर्स्ट स्टेज इज दैट इज कनेक्टेड टू इनपुट ऑफ सेकेंड स्टेज, तो सेकेंड स्टेज के इनपुट में कनेक्ट है ये। तो पहले का आउटपुट क्या हो गया, दूसरे का इनपुट बन गया। जो पहले स्टेज का आउटपुट हो गया वो दूसरे स्टेज का इनपुट बन गया, वही चीज़ को बोला है इसमें। आगे देखते हैं इसमें और क्या होता है। सो लेट्स सी, जैसे कि मैंने देखा कि जो इनपुट को हम लोग एम्पलीफाई करना है उसको हम लोग क्या देंगे, फर्स्ट स्टेज में देंगे। फर्स्ट स्टेज के बाद जो उसका आउटपुट रहेगा वो दूसरे का इनपुट रहेगा, यहाँ तक देखे थे। उसके बाद द सेकेंड स्टेज फीड द थर्ड स्टेज एंड सो ऑन, जो सेकेंड स्टेज है वो थर्ड स्टेज को फीड करेगा और ऐसे चलते रहेगा। सो अल्टीमेटली द आउटपुट अपीयर अक्रॉस द लोड कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ फाइनल स्टेज। तो जो भी आउटपुट रहेगा वो फाइनल स्टेज के लोड में क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। द आउटपुट अपीयर अक्रॉस द लोड
कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ फाइनल स्टेज। जो भी फाइनल स्टेज लेंगे, जितना स्टेज लेंगे, जैसे इसमें 2 स्टेज है तो इसका लोड जो है RL दिख रहा है, दूसरे स्टेज के बाद में जो लोड है कनेक्टेड है RL। सच ए कनेक्शन ऑफ एम्पलीफायर स्टेजेस इज नोन एज कैस्केड एम्पलीफायर। सो द कैस्केड एम्पलीफायर इज ए कनेक्शन ऑफ ग्रेटर देन 1 स्टेज। एक से ज़्यादा स्टेज का जो कनेक्शन रहेगा एम्पलीफायर का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैस्केड एम्पलीफायर। सो लेट अस टेक द कैस्केड एम्पलीफायर विद 2 स्टेजेस। 2 स्टेज का ले हूँ, डायग्राम में देख पा रहे हो, एम्पलीफायर स्टेज 1 है, एम्पलीफायर स्टेज 2 है। इसका टर्मिनल A1 B1 A2 B2 जो है एक स्टेज 1 का आउटपुट है, बट स्टेज 2 का इनपुट भी है, और स्टेज 2 का आउटपुट जो है A3 B3 से डिनोटेड है, और RL क्या है, लोड लगा हुआ है, VS क्या है, सिग्नल है, RS उसका इंटरनल इम्पीडेंस बोल सकते हैं सोर्स का। सो इफ दिस कैस्केड एम्पलीफायर इज टू वर्क प्रॉपरली, अगर इस कैस्केड एम्पलीफायर को अच्छे तरीके से वर्क करना है, देन सर्टेन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन को संतुष्ट करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। कौन सा कंडीशन? द वर्किंग ऑफ वन स्टेज शुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर। एक स्टेज की क्रियाविधि दूसरे स्टेज के प्रदर्शन को क्या नहीं करना पड़ेगा, प्रभावित नहीं करेगा। एक स्टेज का क्रियाविधि दूसरे स्टेज की क्रियाविधि को या परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करना चाहिए। सो द वर्किंग ऑफ वन स्टेज शुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर। दूसरे के परफॉर्मेंस को ये प्रभावित नहीं करना चाहिए। और देखते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन है, लेट्स सी। सो आगे देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड वांट द होल ऑफ द सिग्नल वोल्टेज Vs टू रीच द इनपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज। हम लोग ये चाहते हैं कि सिग्नल का पूरा भाग या फिर उसका मोस्टली भाग क्या हो, होल ऑफ द सिग्नल वोल्टेज Vs टू रीच द इनपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज के इनपुट तक पहुंच जाए, हमारा पहला रिक्वायरमेंट ये है। सो इसके लिए क्या चाहिए? सो दिस कैन बी हैपन्स ओनली व्हेन द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ स्टेज एट टर्मिनल A1 B1 इज हाई दैट इज कंपेयर टू सोर्स रेजिस्टेंस। तो इस A1 B1 टर्मिनल का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जनरल सी बात है, सामान्य सी बात है, हाई होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? RS के रिस्पेक्ट में। तो उसका इनपुट टर्मिनल हाई होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू या कंपेयर टू, तुलना में, किसके तुलना में? सोर्स रेजिस्टेंस RS के तुलना में A1 B1 टर्मिनल का जो भी इनपुट रेजिस्टेंस है उसको हाई रहना चाहिए। अगर वो हाई रहेगा तो स्मूथली VS उस टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। आगे देखते हैं। Here the input resistance of first stage acts as the load resistance of source। तो ये यहाँ का जो इनपुट रेजिस्टेंस क्या बोल सकते हैं, वो सोर्स के लिए लोड जैसे काम कर रहा है। सिंपल सी बात है, सोर्स के लिए लोड जैसा काम कर रहा है, उसी को लिखा हुआ है। सेकेंडली दूसरा बात यह है कि द परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट स्टेज नॉट डिस्टर्ब्ड व्हेन वी कनेक्ट द सेकेंड स्टेज एट टर्मिनल A2 B2। इस स्टेज का परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होना चाहिए अगर मैं इसमें दूसरा स्टेज को क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, जिसको मैंने पहले भी बोला था कि एक दूसरे का परफॉर्मेंस एक दूसरे को प्रभावित नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं इसमें और क्या टर्मिनोलॉजी है इसका। सो आगे देखते हैं। इसमें हमने देखा था कि उसके दूसरे को परफॉर्मेंस को क्या होना चाहिए, प्रभावित नहीं करना चाहिए। सो फॉर दिस, इसके लिए क्या होना चाहिए? द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड स्टेज शुड बी लो। फॉर दिस द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड स्टेज शुड बी लो। सो also the input resistance of second stage should be high. For this the output resistance of first stage होगा, first stage should be low। इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। आगे देखते हैं। also the input resistance of second stage should be high। इसका भी इनपुट रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। कारण तो पता है, मोस्टली पावर उधर जाएगा। सो यू मे रिकलेक्ट दैट कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ लो रेजिस्टेंस। यहाँ पे लो रेजिस्टेंस हो गया, समझ लो, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस हो गया, समझ लो। लो और हाई का कॉम्बिनेशन हो गया, एक पे लो हो गया क्योंकि इसका आउटपुट रेजिस्टेंस लो है और उसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। इन पैरेलल विथ ए लो रेजिस्टेंस एलिमेंट ऑफ ए सर्किट डज नॉट मच अफेक्ट द वर्किंग ऑफ सर्किट। वो उसके वर्किंग को ज़्यादा अफेक्ट या ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? द रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट विल ऑलमोस्ट बी सेम एज द लो रेजिस्टेंस इटसेल्फ।
क्योंकि उन दोनों को पैरेलल, दो रेजिस्टेंस का पैरेलल लेंगे तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, लो ही आएगा या लो के इक्वल आएगा। एक तरफ से बोला जाए तो द रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट विल ऑलमोस्ट सेम, उसी के इक्वल होगा लो रेजिस्टेंस। तो सेम टू सेम जैसे यहाँ पे देखा था उसी टाइप का फिर से यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड स्टेज एक्ट एज द लोड रेजिस्टेंस फॉर फर्स्ट स्टेज। तो जो इसका इनपुट रेजिस्टेंस रहेगा सेकेंड स्टेज का, वो इसके लिए क्या करेगा, लोड का काम करेगा। फर्स्ट स्टेज के वोल्टेज सोर्स के लिए लोड का काम करेगा जो इनपुट रेजिस्टेंस रहेगा सेकेंड स्टेज। जैसे मैंने देखा था यहाँ पे कि यहाँ का इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो इस सोर्स के लिए लोड का काम कर रहा था, उसी टाइप का यहाँ का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो स्टेज नंबर फर्स्ट के लिए लोड का काम करेगा। आगे देखते हैं। अगेन द सेकेंड एम्पलीफायर स्टेज विल डिलीवर मोर पावर टू लोड RL। अगर ये दूसरा एम्पलीफायर स्टेज ज़्यादा पावर डिलीवर करना चाहेगा लोड को, तो उसके लिए क्या चाहिए मेरे को, सिंपल सी बात है कि इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो लो होना चाहिए। तो ये हम लोग फाइनल पहुंच गया। तुम लोग फाइनल पहुंचे तो क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो कैस्केड एम्पलीफायर है उसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस लो होना चाहिए अच्छे से काम करने के लिए। कैस्केड एम्पलीफायर का देखिए, मैं यहाँ इनपुट रेजिस्टेंस देखा, मैं इनपुट रेजिस्टेंस हाई था और आउटपुट रेजिस्टेंस देखा मैं लो था। तो हम लोग अब कंक्लूजन करते हैं कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जिसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई होगा या लो होगा। तो तीनों हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं एक बार इसी के हिसाब से कि ट्रांजिस्टर को द एम्पलीफायर स्टेज कैस्केडेड टू इंक्रीज एम्पलीफाइंग एक्शन। एम्पलीफाइंग एक्शन करने के लिए जो भी इनपुट रेजिस्टेंस है उसको हाई होना चाहिए और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो लो होना चाहिए। इतने डिस्कशन के बाद ये कंक्लूजन निकला। तो हम लोग देखते हैं कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर कि कौन इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाता है। सो लेट्स सी। सो द फाइनल लाइनेज, जो लाइन मिला मेरे को, फाइनल लाइन ये मिला कि सो वी फाइंड दैट गुड एम्पलीफायर स्टेज इज वन विच हैज़ हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड लो आउटपुट रेजिस्टेंस। हाई इनपुट लो आउटपुट ऊपर मैंने प्रदर्शित किया है पहले ही, फिर से लिख दे रहा हूँ। देखते हैं अब कॉमन बेस में देखते हैं। पहला कॉमन बेस, अगर ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस में अगर जोड़े हुए हैं तो उसका जो इनपुट इम्पीडेंस है वो लो होता है, आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है हाई होता है। इनपुट इम्पीडेंस का अगर रेंज हो तो दैट इज टिपिकली 20 ओम और 1 मेगा ओम। तो ये उतना पॉपुलर तो नहीं हो पाया क्योंकि ये जस्ट इसके उल्टा दे रहा है। लो इनपुट इम्पीडेंस हाई आउटपुट रेजिस्टेंस दे रहा है, जस्ट इसके उल्टा। सो दैट इज नॉट पॉपुलर फॉर एम्पलीफायर। सेकेंड मूव करते हैं, मैं कॉमन एमिटर को छोड़ देता हूँ, ये इसमें आता हूँ पहले कॉमन कलेक्टर में। कॉमन कलेक्टर में हाई इनपुट इम्पीडेंस लो आउटपुट रेजिस्टेंस, तो ये इस क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहा है। बट मैं बोल रहा हूँ कि कॉमन कलेक्टर को उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? सो द आंसर इज, खुद सोच सकते हैं आप, इसका जो वोल्टेज गेन होगा ना, याद होगा तो कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज गेन लेस देन 1 होता है। तो जब वोल्टेज गेन ही नहीं रहेगा तो करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर बैंक, जो पावर गेन है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसमें, तो कहाँ से एम्पलीफाई करेगा। सो ये तब यूज़ होता है जब ये नॉर्मली केवल यही रिक्वायरमेंट हो कि मेरे को हाई इनपुट इम्पीडेंस चाहिए, गेन वगैरह से कोई रिक्वायरमेंट ना हो, तब हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जब हाई और लो चाहिए रहता है, केवल यही क्राइटेरिया हो, गेन का क्राइटेरिया ना हो, तब कॉमन कलेक्टर का उपयोग किया जाता है। कॉमन एमिटर में देखते हैं तो कॉमन एमिटर बीच का है, जैसे हम लोगों ने देखा था सेमीकंडक्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर टाइप का, समझ लो कुछ इस टाइप का। तो ये बीच का है सेमीकंडक्टर। तो इसमें क्या है, जो इनपुट इम्पीडेंस है थोड़ा सा हाई होता है एज कम्पेयर टू आउटपुट रेजिस्टेंस। मतलब जो इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस को जो रेशियो होता है, एक टाइप से बोलना चाहिए तो मीडियम टाइप का होता है। हाई लो तो नहीं बोलूँगा मैं। तो ये क्राइटेरिया को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो ये क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो नॉर्मली हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और इसका जो मेन एडवांटेज ये भी है कि इसमें वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन क्या होता है, सफिशिएंट होता है। तीनों वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन, जो किसी सिग्नल को क्या कर सके, प्रॉपरली एम्पलीफाई कर सके।
सो दैट्स वाई कॉमन एमिटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं। इसमें तो कुछ बात ही नहीं है लो और हाई का, और इसमें फुलफिल तो कर रहा है लेकिन वोल्टेज गेन इसका यूनिटी है, दैट्स वाई। और ये मिडिल वाला है तो इसमें वोल्टेज गेन है, करंट गेन है, पावर गेन है सफिशिएंट, और इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस को सफिशिएंटली क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है, एक टाइप से बोलना चाहिए। दैट्स वाई वी आर यूजिंग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन फॉर एम्पलीफायर। अब देखते हैं डीसी बायस का, लेट्स सी द डीसी बायस। तो हम लोग डीसी लोड लाइन देख लिए थे, तो डीसी लोड लाइन में हम लोग अब देखेंगे एम्पलीफायर का एनालिसिस। तो एम्पलीफायर एनालिसिस यूजिंग डीसी लोड लाइन, द टॉपिक इज एम्पलीफायर एनालिसिस यूजिंग डीसी लोड लाइन। सो स्टार्ट करते हैं। ए ट्रांजिस्टर कैन एम्पलीफाई AC सिग्नल ओनली आफ्टर इट्स DC ऑपरेटिंग पॉइंट इज सुटेबली फिक्स्ड। ये ट्रांजिस्टर AC सिग्नल को तब एम्पलीफाई करेगा जब हम लोग क्या करेंगे, लोड लाइन लगा के उसमें ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करेंगे उसके बाद। सो द क्यू पॉइंट शुड प्रिफरेबली लाइज इन द मिडिल पोर्शन ऑफ द एक्टिव रीजन इन द कैरेक्टरिस्टिक। तो जो क्यू पॉइंट है नॉर्मली एक्टिव रीजन के बीच में होना चाहिए। द क्यू पॉइंट शुड प्रेफरेबली लाइज इन द मिडिल पोर्शन ऑफ द एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन के मिडिल पोर्शन में लाई करना चाहिए। ये समवाट इधर एक्टिव रीजन है ये पूरा, तो एक्टिव रीजन के मिडिल पोर्शन में लाई करना चाहिए क्यू पॉइंट को। दिस हेल्प्स द ट्रांजिस्टर टू एम्पलीफाई AC सिग्नल फेथफुली दैट इज विदाउट डिस्टॉर्टिंग इट्स वेव फॉर्म या वेव शेप। इसका मतलब ये हुआ, ये जब डायग्राम बनेगा भी तो और क्लियर हो जाएगा कि जब वो मिडिल रीजन में रहेगा एक्टिव पॉइंट, मतलब एक्टिव रीजन के मिडिल पोर्शन में रहेगा क्यू पॉइंट, तो वो क्या करता है, सहायता करता है। किस चीज़ में सहायता करता है? दिस हेल्प्स द ट्रांजिस्टर टू एम्पलीफाई AC सिग्नल। ट्रांजिस्टर को AC सिग्नल के एम्पलीफिकेशन में सहायता करता है। किस टाइप का? फेथफुली दैट इज विदाउट डिस्टॉर्टिंग इट्स वेव शेप। उसका वेव का शेप जो होता है वो डिस्टॉर्टेड नहीं मिलता है। अगर इसका पोजीशन मिडिल को छोड़ करके कहीं और हो गया, यहाँ हो गया या यहाँ हो गया, तो वेव फॉर्म डिस्टॉर्टेड मिलेगा। तो ये अभी नोट डाउन करो, मे बी ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, जब अभी डायग्राम बनेगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अंडर क्वेश्चन कंडीशन मतलब जब इनपुट अप्लाई नहीं होता है, व्हेन नो इनपुट इज अप्लाइड, द बेस करंट हैज ए कांस्टेंट डीसी वैल्यू। बेस करंट की वैल्यू कितनी होती है? कांस्टेंट होती है, IB होती है। इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम क्यू पॉइंट। जो कहाँ से मिलता है? क्यू पॉइंट से मिलता है, पता है ना क्यू पॉइंट। लास्ट टाइम हम लोग किए थे, 50 माइक्रो एम्पियर आंसर आया था बेस करंट का, वही चीज़ बोल रहा है फ्रॉम क्यू पॉइंट से। सो नाउ वी अप्लाई AC सिग्नल। अब क्या करते हैं, इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करने के बाद हम लोग AC सिग्नल को अप्लाई करते हैं, बोल रहा है। VS को अप्लाई किए, समझ लो। अब क्या होता है, ये नो सिग्नल कंडीशन था, जो मतलब क्वेश्चन कंडीशन था, नो सिग्नल कंडीशन था। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें इनपुट अप्लाई करेंगे। नाउ वी अप्लाई द AC सिग्नल टू द सर्किट। द बेस करंट वेरीज एज पर द सिग्नल VS। तो बेस करंट का भी वैल्यू क्या होने लगेगा? चेंज होने लगेगा, जैसे जैसे VS का चेंज हो रहा है, एज पर द सिग्नल VS। एज ए रिजल्ट द बेस करंट आल्सो वेरी। द बेस करंट वेरी हो रहा है एज पर द सिग्नल VS। एज ए रिजल्ट द बेस करंट आल्सो वेरी, तो बेस करंट भी वेरी हो रहा है इसमें। एज द बेस करंट वेरीज द ऑपरेटिंग पॉइंट मूव्स अलोंग द DC लोड लाइन। तो जब बेस करंट वेरी होगा तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा क्या होगा? DC लोड लाइन में मूव करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ये सब कर्व किसके हैं? IB कर्व है, याद होगा। तो जो भी ऑपरेटिंग पॉइंट बनता है वो कैसे बनता है? ये IC कलेक्टर वाला है, ये VC कॉमन एमिटर की बात कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा वैल्यू? IB वैल्यू। तो जब IB वेरी होगा तो ऑपरेटिंग पॉइंट भी क्या होगा? वेरी होगा। किस में वेरी होगा? लोड लाइन में वेरी होगा, इधर उधर कहीं कहीं। तो IB की वैल्यू सिग्नल के साथ चेंज हुई। जब IB की वैल्यू चेंज हुई तो IB करंट जब चेंज हुआ तो ऑपरेटिंग पॉइंट भी चेंज हुआ। किस में चेंज हुआ? DC लोड लाइन में। तो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा वो IB के वैल्यू के चेंज होने के साथ साथ DC लोड लाइन में मूव करेगा, ये बोल रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें।
Does the instantaneous values of collector current and voltages also varies according to the input signal? जो आप लोगों ने वहाँ पे लिखा हुआ था Vs के साथ दो बार जो है बेस करंट दो बार होगा था, तो Vs के साथ बेस वोल्टेज वेरी होगा, बेस वोल्टेज के बाद बेस करंट वेरी होगा। यहाँ पे वो चेंज कर लेंगे आप, जो आपने एक लाइन लिखा है Vs के साथ बेस करंट जो लिख दिया था वहाँ लिखिएगा बेस वोल्टेज, तो बेस वोल्टेज वेरी होने के कारण बेस करंट वेरी होगा। IB दैट इज द करेक्ट वर्ड। इसको करेक्ट कर लीजिए आप कि Vs के साथ बेस वोल्टेज वेरी होगा, देन उसके बाद बेस करंट वेरी होगा, दूसरा लाइन। ओके, सो दस द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट एंड वोल्टेज आल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज के चलते जो हमारा कलेक्टर करंट और कलेक्टर वोल्टेज है वो भी बढ़ेगा। सो द वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट इज मेनी टाइम्स लार्जर देन द वेरिएशन ऑफ इनपुट सिग्नल। तो जो कलेक्टर करंट का जो वेरिएशन होगा मेनी टाइम्स लार्जर देन द वेरिएशन ऑफ इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल के मेनी टाइम्स लार्जर होगा। कैसे होगा देखेंगे अभी ये डायग्राम से। सो द आउटपुट इज देयरफॉर मेनी टाइम्स लार्जर देन द इनपुट सिग्नल। तो जो आपका आउटपुट रहेगा वो मेनी टाइम्स लार्जर होगा। तो ये एक डायग्राम है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देख रहे होंगे, IC है, VCE है, लोड लाइन है, की के जो है क्यू पॉइंट है, IB की डिफरेंट वैल्यूज है 10 माइक्रोएम्पियर, 20, 30, 40, 50। ठीक है, इसके लिए हम लोग इसके लिए डाटा लेते हैं। डाटा लेने के बाद पता चलेगा कि हो क्या रहा है इसमें। सो लेट्स टेक द डेटा। सो दिस आर द डेटास, लेट अस अज्यूम इसके लिए VCC की वैल्यू 12 वोल्ट है, RC की वैल्यू 1 किलो ओम, VVB 10.7 वोल्ट, RB इक्वल टू 200 किलो ओम। अगर यहाँ से हम किरचॉफ करंट ला जो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे DC लोड लाइन में, इनपुट साइड में लगाएंगे तो IB की वैल्यू आ रही है 50 माइक्रोएम्पियर। 50 माइक्रोएम्पियर में क्यू पॉइंट मिल गया। क्यू पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? IB के ऊपर। IB की वैल्यू मिल गई 50 माइक्रोएम्पियर। इसी के थ्रू IC और उसका वैल्यू निकालूंगा तो IC इक्वल टू आ रहा है 6 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर में है IC इस पॉइंट अकॉर्डिंग देखो तो 6 मिली एम्पियर, और VC इक्वल टू आ रहा है 6 वोल्ट। यहाँ पे अगर बोलो तो 6 वोल्ट हो गया है, 6 मिली एम्पियर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं AC वोल्टेज इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। AC वोल्टेज की वैल्यू है VS इक्वल टू 7 मिली वोल्ट, VS इक्वल टू 7 मिली वोल्ट ले रहा हूँ। अब बोल रहा है कि दिस वोल्टेज विल हैव अबाउट 20 मिली वोल्ट पिक टू पिक वेरिएशन। अगर 20 मिली वोल्ट पिक टू पिक वेरिएशन है इसका, और RI की वैल्यू अगर 1 किलो ओम है, तो द इनपुट वोल्टेज विल प्रोड्यूस पिक टू पिक वेरिएशन ऑफ 20 माइक्रोएम्पियर। कैसे? डेल ऑफ IB इक्वल टू हो जाएगा, कितना वोल्टेज है 20 मिली वोल्ट, और नीचे रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम, तो कितना आएगा 20 माइक्रोएम्पियर। किसका वेरिएशन है? डेल IB का। डेल IB का 20 माइक्रोएम्पियर है। तो IB हम लोग कैसे सेट करते हैं, लेट्स सी। IB का वैल्यू हमको मिल गया 20 माइक्रोएम्पियर का वेरिएशन डेल IB, तो IB कैसे चेंज होगा, लेट्स सी। तो डेल IB का जो वेरिएशन देखा मैंने वो कितना देखा 20 माइक्रोएम्पियर, और जो हमको IB मिला है वो कहाँ मिला है, कौन से पॉइंट मिला है 50 माइक्रोएम्पियर पे। तो 20 माइक्रोएम्पियर के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, ऊपर 60 ले रहा हूँ, नीचे 40 ले रहा हूँ, वेरिएशन इज 20 माइक्रोएम्पियर। वी आर टेकिंग हियर द कर्व 60 माइक्रोएम्पियर वाला कर्व और 40 माइक्रोएम्पियर और वाला कर्व। यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। जो स्टार्टिंग में जो IB की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 50 आई थी, बट अभी डेल IB जो वैल्यू आ रहा है ड्यू टू द AC सिग्नल 20 माइक्रोएम्पियर का वेरिएशन आ रहा है। तो 60 और 40 पे A और B पॉइंट लिया मैंने, देखा A और B, उसी के परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, एक वेवफॉर्म ड्रॉ कर दिया दिखाने के लिए। तो ये वेवफॉर्म ड्रॉ हो गया A और B के परपेंडिकुलर DC लाइन के थ्रू। देन आगे बढ़ते हैं। As the instantaneous operating point moves along DC load line between the point A and B, चूँकि उसका इंस्टेंटेनियस ऑपरेटिंग पॉइंट मूव हो रहा है A और B के थ्रू, बोथ कलेक्टर करंट एंड वोल्टेज आल्सो वेरीज। कलेक्टर करंट और वोल्टेज भी वेरी होगा या चेंज होगा। अगर मैं कलेक्टर करंट की बात करूँ, कलेक्टर करंट दैट इज A1 B1, ये जो है A के थ्रू पॉइंट है A1, B के थ्रू पॉइंट है B1। तो अगर मैं A1 B1 पॉइंट का मान बताऊँ, मान अगर लूँ तो ये नोट डाउन कर सकते हो। A1 का मान इज कमिंग IC इक्वल टू 7.3 मिली एम्पियर, A2 इज IC इक्वल टू 4.8 मिली एम्पियर। इन दोनों के बीच में वेरिएशन हो रहा है IC का। उसी के साथ साथ कलेक्टर करंट मीन्स कलेक्टर वोल्टेज देखेंगे तो वोल्टेज होंगे A पॉइंट के थ्रू A2, B पॉइंट के थ्रू B2। तो A2 और B2 का वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू इज कमिंग, A2 का वैल्यू है 4.9 वोल्ट, B2 का वैल्यू है 7.1 वोल्ट।
ये सब डेटा को लेकर के अगर मैं पावर गेन निकालूं, करंट गेन निकालूं, वोल्टेज गेन निकालूं तो कितना आता है, लेट्स सी. सो लेट्स सी द करंट गेन, पावर गेन, वोल्टेज गेन. So on the basis of peak to peak variations, so let's see the current gain. The current gain is given by output current, that is del IC, divided by input current, that is del IB. IC का वेरिएशन देखते हैं 7.3 माइनस 4.8 मैक्सिमम टू मिनिमम, डिवाइड बाई 60 माइनस 40. IB है आपका 60 और 40. सो ये आपका मिली वोल्ट, सॉरी मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर. आंसर इज कमिंग 125. Then let's see the voltage gain. The voltage gain is given by output voltage VCE divided by input voltage VBE. तो 7.1 minus 4.9 volt divided by 20 millivolt, that is coming 110. पावर गेन देखते हैं. तो पावर गेन आपका आउटपुट AC पावर डिवाइड बाई इनपुट AC पावर. आउटपुट AC पावर होगा आउटपुट करंट IC इंटू VCE आउटपुट वोल्टेज. इनपुट AC पावर होगा इनपुट करंट IB, इनपुट वोल्टेज VBE, एंड दैट इज गिवन बाई AI इंटू AV. देख सकते हो IC बाई IB, VC डिवाइड बाई VB. तो AI इंटू ABE, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 110 गुणा 125 तो आ रहा है 13,750. तो देख सकते हो कॉमन एमीटर में हमको मिला हाईएस्ट करंट गेन, हाईएस्ट वोल्टेज गेन एंड ट्रेमेंडस पावर गेन, वेरी हाई पावर गेन इन केस ऑफ कॉमन एमीटर, दैट इज 13,750. सो ये हुआ एम्पलीफायर एनालिसिस यूजिंग डीसी लोड लाइन. और इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कॉमन एमीटर को एम्पलीफायर के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है मोस्टली. सो आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है. कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि ट्रांजिस्टर का स्पेसिफिकेशन आपको कमेंट करना है. किसी भी ट्रांजिस्टर का मॉडल नंबर लीजिए, मैन्युफैक्चरर लीजिए, और उसका मेन पैरामीटर जो है, स्पेसिफिकेशन जो है वो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. सो ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ, और दूसरे बच्चों को भी बोलिए कि वो भी आकर के इस चैनल को लर्न करें, कॉन्सेप्ट लर्न करें, नोट डाउन करें. सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. धन्यवाद सभी का.